Hello student, this is Anita Rathod. Now we are going to start next chapter, chapter 10, wave optics. The topics are electromagnetic waves, wavefront, Huygens principle, behavior of wavefront in a mirror, lens and prism, coherent sources and interference. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि आप लोग पहले भी यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही मीडियम में एक साथ प्रोपोगेट होते हैं और दोनों ही एक दूसरे का कॉज होते हैं, एक दूसरे को प्रोडक्शन का कॉज है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो दोनों ही एक दूसरे का कॉज हैं। तो जब इस तरीके की वेव आगे बढ़ती है या प्रोपोगेट होती है किसी मीडियम में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होगा देन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा तब क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर्स साइमल्टेनियसली, therefore they attains their maxima and minima at the same place and at the same time. मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है तो उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। दोनों एक साथ एक ही टाइम पर अपना मैक्सिमा अटेंड करते हैं। उसी तरीके से दोनों एक साथ एक ही टाइम पर अपना मिनिमा अटेंड करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मिनिमम वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएट करके अपने मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, तो उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मिनिमम होती है। तो दोनों में एक साथ ही उनका मैक्सिमम होता है और एक साथ ही उनका मिनिमा होता है, सेम प्लेस पर और सेम टाइम में। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर या राइट एंगल पे ही फॉर्म होते हुए आगे की तरफ प्रोपोगेट होते हैं। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स depends entirely on the electric and magnetic field properties of the medium in which the wave travels and not on amplitude of their variation। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी बनाती है। इनकी जो वेलोसिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, वो टोटली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो जिस भी मीडियम में प्रोपोगेट हो रहे हैं उन पर डिपेंड करती है, उनके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन पर डिपेंड नहीं करती है। वैसे तो वेव की जो वेलोसिटी होती है वो लगभग लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, जिसको हम c कहते हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और c को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/√μ0 ε0। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट एक तरीके से एक पैटर्न है जो कि अलग अलग टाइप के सोर्सेज से ऑरिजिनेट होता है। जैसे स्फेरिकल, अगर कोई स्फीयर सोर्स है, स्फीयर टाइप का सोर्स है, तो उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। कोई अगर एक लीनियर सोर्स है या सिर्फ सिलेंड्रिकल सोर्स है तो उससे एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। सो वेव फ्रंट इज अ पैटर्न if we draw a surface in a medium such that all medium particle lying in the surface are in the same phase of oscillation, then this surface is called wavefront। अगर हम कोई भी इस तरीके से एक सरफेस ड्रॉ करें कि जिस सरफेस पर मीडियम के सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हों और सारे पार्टिकल सेम फेज में हों, तो एक ऐसे पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसे पैटर्न को हम वेव फ्रंट कहते हैं। इसी तरीके से वेवलेट इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। वेवलेट क्या होता है? वेवलेट एक पॉइंट होता है जो मीडियम में डिस्टर्बेंस का एक पॉइंट है, उसको हम सपोज कर सकते हैं कि वो क्या है, एक वेवलेट है। और वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट उन सारे वेवलेट्स को ऑक्यूपाई करते हुए एक जो है वो क्या है, एक सरफेस ड्रॉ किया गया, एक इमेजिनरी सरफेस है। सो अ वेव फ्रंट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट्स, और लोकस ऑफ पॉइंट यानी कि पॉइंट्स इसमें क्या है, वही सोर्स पॉइंट्स हैं, ये वेवलेट्स हैं, हैविंग द सेम फेस ऑफ द ऑक्सीलेशन। अ लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ रे।
और जो लाइन है जो कि वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर है वो क्या होती है, रे होती है। जैसे कि आपके इस डायग्राम में यहाँ पर जो सोर्स है वो सोर्स कैसा है, एक पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स से ये बहुत सारे वेव फ्रंट्स निकले हुए, पूरा एक पैटर्न निकला हुआ है, ये क्या है, वेव फ्रंट है। ये जो सर्कुलर सर्कुलर से जो दिख रहे हैं ये क्या है, वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट से जो एक लाइन ड्रॉ की हुई है इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, वो क्या है, वो लाइट रे है। अब इस वेव फ्रंट पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर रेड कलर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे से पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, जिसको हम कहते हैं वेवलेट। इसी तरीके से कोई भी लीनियर एक सोर्स है तो उससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। और इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन क्या होगी, लाइट रे होगी। इसी तरीके से अगर ये एक टाइप का क्या दे रखा है, प्लेन वेव फ्रंट दे रखा है, यानी कि अगर आपका जो सोर्स है वो एक रेक्टेंगल शीट की तरह है तो वहाँ से जो वेव फ्रंट होगा वो भी एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह होगा। और यहाँ पर इस शीट पर जो ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, वेवलेट्स। और शीट के परपेंडिकुलर जो ये लाइन ड्रॉ है ये क्या है, लाइट रेस हैं। सो पिंक डॉट्स वेवलेट्स हैं, ब्लू एनवलप वेव फ्रंट एंड रेड लाइट लाइट रे है। हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन और हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। हाइगेन ने अपना सेकेंडरी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो भी अपना प्रिंसिपल दिया था वो क्या था कि जब कोई भी न्यू वेव फ्रंट बनता है तो उस न्यू वेव फ्रंट पर कुछ जो न्यू वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, एक तरीके से एक एनवलप होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स को एनक्लोज्ड करते हुए जो एक वेव फ्रंट बनता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं न्यू वेव फ्रंट। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका सोर्स है ये सोर्स एक पॉइंट सोर्स है और इस सोर्स से ये जो वेव फ्रंट है, जो फर्स्ट वाला वेव फ्रंट है, जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ब्लू लाइन, यानी कि जो ये फर्स्ट वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट पर ये बहुत सारे रेड कलर के पॉइंट्स हैं, ये क्या है, वेवलेट्स हैं। और ये वेवलेट्स अपना एक न्यू वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। और जब इन वेवलेट्स को एनक्लोज्ड करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक सरफेस ड्रॉ किया जाएगा तो वो सरफेस क्या हो जाएगा, एक नया वेव फ्रंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब अगर आपका जो सोर्स है वो लीनियर सोर्स है तो लीनियर सोर्स के भी जो भी उनके वेवलेट्स पॉइंट्स हैं, यानी कि जो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस हैं, उनसे एक नया वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है और उन नए वेव फ्रंट एक नया वेवलेट जनरेट हो रहा है। और ये जो जनरेशन ऑफ वेवलेट्स है उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनक्लोज करते हुए अगर एक नया सरफेस ड्रॉ किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, एक न्यू वेव फ्रंट बनेगा। सो वेवलेट्स यहाँ पर किससे शो हो रहे हैं, रेड डॉट से ऑन द वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट पर रेड डॉट्स बने हुए हैं वो क्या है, वो वेव फ्रंट है। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। हर एक पॉइंट जो कि वेव फ्रंट पर है वो एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। अ न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। सेकेंडरी वेवलेट्स को एनक्लोज्ड करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक नया सरफेस ड्रॉ किया जाता है वही सरफेस क्या होता है, एक नया वेव फ्रंट होता है। बिहेवियर ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट इन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड प्रिज्म। तो वेव फ्रंट किस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, अभी तक हमने लाइट रेस का बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पर फर्स्ट जब कॉनकेव मिरर पर कोई भी एक नया वेव फ्रंट जाकर मीट करता है तो वो उन पॉइंट से रिफ्लैक्ट होकर, इस पॉइंट से रिफ्लैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होगा। वो पूरा की पूरा वेव फ्रंट जो पहले जो एक पूरा वेव फ्रंट चल रहा था रेक्टेंगल शेप में, वो अब पूरा वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होकर ट्रायंगल में चेंज हो जाता है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर मीट करता है या एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज हो जाता है। और इस
कन्वर्जन पॉइंट को कहते हैं फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। इसी तरीके से इसी टाइप का कोई भी वेव फ्रंट, यानी कि एक रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट जब कॉन्वेक्स लेंस पर गिरेगा, कॉन्वेक्स मिरर पर गिरेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर से वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपस में कहीं भी कन्वर्ज नहीं होगा, कोई भी यहाँ पर इमेज नहीं बनाएगा, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाता है। बट जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ हम सपोज कर सकते हैं कि ये इस कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट करता होगा, और उस मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो इस तरीके से वेव फ्रंट भी एक तरीके से वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो कि एक रेस करती थी, जो हमारी लाइट रेस करती थी। वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर पूरा की पूरा आपका वेव फ्रंट कन्वर्स होगा या डाइवर्स होगा, और वहाँ पर हम दो लाइट रेस को एज्यूम करके चलते थे। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से आपका क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो वही आपका प्लेन वेव फ्रंट आया और कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्स हो गया। सारी की सारी लाइट रेस जो कि इस वेव फ्रंट पर थी वो एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्स हो गई, और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। कॉन्वेक्स लेंस में वही वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट, कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव लेंस में आपका क्या होगा, डाइवर्स हो जाएगा। और जब ये डाइवर्स होगा तो ये वाली लाइट रेस कहीं भी मीट नहीं करेंगी, बट हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर जाकर मीट करती हुई सपोज होगी, और ये जो पॉइंट होगा यही उसका फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस। सो हमने यहाँ पर देखा कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, उसमें ये वेव फ्रंट वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि हमारी लाइट रेस करती हैं। प्रिज्म, प्रिज्म में भी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेस या फिर वेव फ्रंट, जो हमने अभी तक लाइट रेस के बारे में पढ़ा था कि लाइट रेस इससे रिफ्रैक्शन के बाद इसमें एंगल चेंज हो जाता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, देन एंगल ऑफ इमर्जेंस बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है कि ये आपका ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जो कि इस प्रिज्म में जाने के बाद रिफ्रैक्ट हुआ है, और सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट उससे बाहर निकला है। कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं कि वो सोर्सेज जिनमें कि जिनसे कि जो वेव्स होती हैं उन वेव्स में उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फेस सेम होना चाहिए, और उनका जो हर एक चीज़ है वो सेम होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज क्या होते हैं जो सेम, जिनमें सारी चीज़ें सेम होती हैं। मान लीजिए कि दो अलग अलग टाइप के बल्ब जल रहे हैं और दोनों अलग अलग टाइप के बल्ब से निकलने वाली लाइट रेस के पास सेम वेवलेंथ है, सेम फ्रिक्वेंसी है, सेम फेस है, तो सेम इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर जो ये दोनों वेव्स होंगी वो दोनों वेव्स किस टाइप की वेव्स हो जाएंगी, सिमिलर वेव्स हो जाएंगी, और ऐसे सोर्सेज क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे। बट प्रैक्टिकली इस तरीके के सोर्सेज को बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है। तो हम एक ही सोर्स को स्लिट के थ्रू दो सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि एक सोर्स के आगे हम स्लिट लगा देते हैं जिससे कि वो दो सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उन दोनों सोर्सेज से यानी कि उन दोनों स्लिट्स से निकलने वाली जो लाइट रेस होती हैं वो लाइट रेस एक तरीके से क्या हो जाएगी, वो आपकी कोहेरेंट हो जाएगी, कोहेरेंट लाइट रेस हो जाएगी या सिमिलर लाइट रेस हो जाएंगी। और इस टाइप की जो सोर्सेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एक सोर्स है और इस सोर्स के आगे मैंने यहाँ पर स्लिट लगा दी है, तो ये वाला जो एक नया सोर्स बन गया, ये एक नया सोर्स बन गया, इसको नाम दे देते हैं S1 और S2। तो हमारे S1 और S2 किस टाइप के सोर्स हो गए, कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड्स, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यानी कि हम वेव फ्रंट का डिवीजन कर दें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और फ्रेशनल्स
ब्राइट प्रिज्म एंड लोअर्ड मिरर के थ्रू एंड बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का डिवीज़न कर दें तो दो ही मेथड्स हैं, या तो हम वेव फ्रंट का डिवीज़न करें या फिर हम एम्पलीट्यूड का डिवीज़न करें। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है कि दो वेव का आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक वेव चल रही है उसी के साथ एक दूसरी वेव चल रही है और दोनों वेव आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका? लाइट इंटेंसिटी का। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, मीन्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और सुपरपोजिशन क्या होता है? When two or more waves travel simultaneously in a medium, the resultant displacement at each point of the medium at any instant is equal to the vector sum of the displacement produced by the two waves separately. Means सुपरपोजिशन क्या है? जब दो लाइट वेव्स चल रही हैं एक ही मीडियम में, तो अगर दोनों लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस सेम है तो उन दोनों लाइट रेज का एम्पलीट्यूड जो होगा, मान लीजिए फर्स्ट लाइट रे का जो एम्पलीट्यूड है वो आपका शो हो रहा है यहाँ पर रेड कलर से, सेकंड जो लाइट रे है उसका एम्पलीट्यूड है वो शो हो रहा है यहाँ पर ब्लू कलर से। तो ये दोनों लाइट रेस में एक साथ इनका मैक्सिमा आ रहा है, एक साथ इसमें क्रस्ट हो रहे हैं, फेज डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अब वेक्टर सम मतलब कि यहाँ पर E1 और E2 दोनों सेम हैं, सेम एक साथ क्रस्ट बना रहे हैं और एक साथ ट्रफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव होगी वो होगी आपकी E1 प्लस E2, और जिसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जहाँ पर ब्राइटनेस क्या होगी? मैक्सिमम होगी, तो ये बनेगा आपका E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब अगर सेकंड जो वेव है, तो यानी कि फर्स्ट वेव का क्रस्ट बन रहा है और सेकंड वेव का क्या बन रहा है? ट्रफ बन रहा है। तो जब एक का मैक्सिमा है तो दूसरे का क्या होगा? मिनिमा होगा। दूसरे का क्या है? मिनिमा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव होगी वो रिजल्टेंट वेव वही अगेन वेक्टर सम के इक्वल होगी, तो ये हो जाएगा आपका E1 माइनस E2, यानी कि E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी, तो हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरीके से जब हम किसी कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाली लाइट रेज को इस तरीके से सुपरपोजिशन होता है तो वहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, यानी कि उनकी इंटेंसिटीज़ का क्या हो जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उनकी एनर्जीज़ का क्या हो जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो दोनों वेव्स में इसी तरीके की पैटर्न मिलता है हमें, यानी कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पर होगा तो वहाँ पर ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ पर होगा तब भी ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी, लेकिन एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पर होगा तब जो ब्राइटनेस है वो मिनिमम हो जाएगी, और अगर पहली वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रस्ट पे होगा तब भी मिनिमम होगी। यानी कि अगर दोनों सेम रहेंगी, दोनों ट्रफ बनाती हैं या फिर दोनों क्रस्ट बनाती हैं, तो उनकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है, और जब एक क्रस्ट बना रही है एक ट्रफ बना रही है तो ब्राइटनेस क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिलता है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो इस तरीके का एक पैटर्न मिलता है ब्राइट डार्क का, जिसको हम कहते हैं फ्रिंजेस। सो द फिनोमिना ऑफ वन वेव इंटरफेयरिंग विद अनदर एंड द रिजल्टिंग redistribution of energy in the space around the two sources of disturbance is called interference of wave। और इस तरीके का जो फिनोमिना होता है जिसमें ब्राइट डार्क एक पैटर्न क्रिएट होता है, उस फिनोमिना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। सपोज जो E है दैट इज गिवन बाय A sin ओमेगा t and E2 B sin omega t plus phi, where phi is the phi difference. So applying superposition principle, the magnitude of the resultant displacement of the wave E equals to E1 plus E2। अब दोनों को ऐड कर दिया
इसको ओपन करेंगे बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई को, और ओपन करने के बाद वहाँ से हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप सपोज कर लीजिए ए प्लस बी कॉस फाई को ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इसकी वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका ई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से अप्लाई करके, तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस फाई, एंड टेन थीटा आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। और यहाँ पर फाई एंगल क्या होगा, फाई एंगल ये होगा। ये यहाँ पर जो दोनों वेव्स हैं उन दोनों वेव्स में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। दैट इज गिवन बाय ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। सो इंटेंसिटी I इज़ द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मतलब जहाँ पर ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी। तो ब्राइटनेस इस फॉर्मूले को देखकर पता चल रहा है कि ब्राइटनेस कहाँ मैक्सिमम होगी, जहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी। और कॉस फाई की वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, जहाँ पर 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा। तो उसके लिए जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू 2n पाई। सो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। सो यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू आ जाएगा n लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा n लैम्डा। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। और इंटेंसिटी मिनिमम कहाँ होगी, जब आपका कॉस फाई कितना हो जाएगा, -1। कॉस फाई -1 है, इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा, 2n + 1 पाई। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 3। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n + 1 पाई। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस आ जाएगा आपका, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2। थैंक यू। तो इसके साथ ही हमारा ये इंटरफेरेंस फिनिश हो गया है। और इंटरफेरेंस में आपके 2 कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये दोनों ही आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू।